हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को ही आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी लिमिटेशन, फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एवोगैड्रो लॉ, बर्जेरियस का हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करनी है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से पहले आपको मैं बता दूं, डाल्टन साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन, आपको पता होगा। और इन्होंने एक बहुत उसी टाइम जब ये रिसर्च वगैरह कर रहे थे एटम्स के बारे में कुछ थ्योरीज दी थी जो कि बाद में बहुत प्रचलित भी हुई, उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। और इनकी थ्योरी के बेसिस पर कई सारे साइंटिस्टों को बहुत सारे आइडियाज़ लगे और रिसर्च करने की, और काफ़ी ज़्यादा इन थ्योरी को देखते हुए रिसर्चें हुई, कई सारे लॉज बने वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसको समझना। हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी, पढ़ के भी आप लोग समझ सकते हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको समझने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 5-10 मिनट भी नहीं लगेगी, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। ये सारे 8 पॉइंट्स आपको मैं अभी हाल बता दूंगा 1 बाय 1। तो पहला पॉइंट अगर डाल्टन का देखें तो उन्होंने कहा था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मैटर हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि पेन है, आप खुद हैं, कोई भी चीज आपके आसपास आपको दिख रही है, वो सब मैटर है। तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है, ऐसा डाल्टन कह रहे थे। अब एक बात याद रखना, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर आदमी हर चीज में सही हो। तो उन्होंने जो एटम के बारे में बताया था, कुछ चीजें आज भी सही हैं और कुछ चीजें आज गलत हो रही हैं। उस समय भी गलत थी लेकिन उस समय पता नहीं थी। तो लिमिटेशन तो इसके बाद में पढ़ेंगे। तो पहला जो उनका पोस्टुलेट था, जो पहला पॉइंट था, वो ये था कि एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। दूसरी बात उन्होंने कही, ऑल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, दैट इज शेप, साइज एंड मास। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया गोल्ड, AU, या तो फिर मैंने ले लिया AG मतलब सिल्वर, ठीक है। मेरे पास गोल्ड है एक हाथ में सिल्वर है। अब आप खुद समझ लो, इनके जो एटम है गोल्ड के, वो सारे के सारे गोल्ड के एटम आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे शेप में, साइज में, मास में। और इसके AG के सारे आइडेंटिकल होंगे AG जैसे। और आसान अगर तुम कहना चाहो तो समझ लो Na सोडियम, और एक तरफ ले लो Mg। तो तुम्हें पता है एक जो Na होता है सोडियम का एटम, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, यहां देखो आप, उसमें आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आपको 11 प्रोटॉन्स मिलेंगे, साथ में आपको कुछ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 12 एक न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। खैर, तो ये जो चीज है एटम का, जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, ये तो बहुत बाद में पता चला था, लेकिन मतलब ये कैसे पता चला हमें, ये हमें पता चला था बोर की थ्योरी से। अभी तुम समझोगे, चैप्टर जब सेकंड आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन अभी खैर ये आपने 9th में भी पढ़ा, बोर्स के मॉडल को, एटॉमिक मॉडल को। डाल्टन ने तो उससे पहले थ्योरी दी थी, तो उनकी बात कितनी सटीक थी। अब ये जो मेटल का, ये एटम, सोडियम एटम का मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया है, जो अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह रिवॉल्व होते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर मेरे पास 1 ग्राम सोडियम मेटल है, तो मैं ये कह सकता हूं ना, सारे के सारे मेटल इसी तरह के होंगे, सारे के सारे एटम इसी तरह के होंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट होगा, उसके सारे एटम आइडेंटिकल होंगे, सेम साइज, सेम शेप और सेम मास। इसी तरह अगर देखें थर्ड वाला, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। हर अलग अलग एलिमेंट्स के सारे एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होंगे। जैसे कि इधर देख लो, Mg का एटम जो होगा वो डिफरेंट होगा, इसका एटम डिफरेंट होगा। भाई Mg वाला जो है मैग्नीशियम, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जाहिर सी बात है, यहां तो 1 इलेक्ट्रॉन था, तो डिफरेंस है ना, इसका एटम अलग होगा, इसका एटम अलग होगा। ये कौन सा एटम है, Mg का, और ये किसका एटम है, ये Na का है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता था, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होंगे हर एस्पेक्ट्स में, साइज में, शेप में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, मास में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। हर एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद उसने कहा कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स। उस समय मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड एटम्स कहते थे डाल्टन के टाइम पे। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि एटम्स सेम एलिमेंट्स के भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे कि देखो, यहां पर मैं हाइड्रोजन को कंबाइन कर दूंगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा ना H2
हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन कहते हैं, इसी में तो एग्जिस्ट करता है। Cl को कंबाइन करूंगा, ये Cl के 2 एटम कंबाइन होकर Cl2 क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, मैं अगर NaCl को कंबाइन करूंगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये भी कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड एटम्स को ही हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उस समय तो डिफरेंट एटम्स या फिर सेम एटम्स कंबाइन होके अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फिफ्थ बात उन्होंने कही, व्हेन एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज 1:2, 2:1, 3:1। अच्छा ये देखो, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये सिमिलर है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के, जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको हम कहते थे, बिल्कुल सिमिलर है। इन्होंने क्या कहा कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कहते हैं। और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाला लॉ भी तो यही कहता था कि जब केमिकल कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट्स को कंबाइन करके, एटम्स को कंबाइन करके, तो वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में। वहां कांस्टेंट वर्ड था, यहाँ कांस्टेंट वर्ड नहीं आया, उन्होंने कहा सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो कहीं कहीं मिली जुली चीज थी उस लॉ से, समझ रहे हो बात को। सिक्स्थ बात बोली उसने, एटम्स व्हेन कंबाइन इन डिफरेंट मास रेशियो प्रोड्यूस डिफरेंट कंपाउंड्स। कितनी बेहतरीन बात है ये। उन्होंने कहा एटम्स जब कंबाइन हो डिफरेंट मास रेशियो में तो वो डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल इसमें दूं, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, ये है H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां पर एटम्स जो कंबाइन हुए हैं अलग अलग मास रेशियो में हो। अब अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो यहां पर कंपाउंड बनेगा H2SO3। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक नहीं बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो H2SO3 ये अलग एसिड है, ये अलग एसिड है, और दोनों अलग अलग कंपाउंड है। लेकिन आप देखो फर्क क्या है, इनका मास रेशियो अलग है ना। यहाँ हाइड्रोजन का सेम मास है, इधर भी हाइड्रोजन का सेम है, सल्फर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 जुड़े हुए हैं, इधर 3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास रेशियो अलग हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं इनके, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाले पॉइंट की, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये बात भी कोई बहुत भौचक्के वाली नहीं है। तुम कोई भी रिएक्शन लिखते हो, जैसे मैं यहाँ एक रिएक्शन लिखता हूँ H+H2+Cl2, तो वो बना देता है 2HCl। तो उन्होंने ऐसा कहा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अभी लिमिटेशन की बाद में बात आएगी, तो जो अभी उन्होंने बताया वो मैं तुम्हें बता रहा हूं उससे फिलहाल में। और तीसरी चीज इन्होंने वो बोल दी जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन वाला, उसी से मिलता जुलता, कैन एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस चीज को मुझे आई डोंट थिंक कि समझाने की जरूरत पड़ेगी। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसके हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन। ओके, तो अब बात करते हैं लिमिटेशन की। तो डाल्टन्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशन है, यहाँ पर 5 लिमिटेशन लिखी हुई है। अब देखो, हर साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करता है उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती हैं और खामियां निकालनी पड़ती हैं, बाद में निकलती है वो लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, ताकि आगे और रिसर्च बढ़े। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डीमेरिट्स हमें आई जो बहुत अंडरस्टूडेबल है, मतलब हमें समझ में आती है वो चीज़ें। तो अब आप देखो, सबसे पहली चीज़ कि जो डाल्टन की थ्योरी थी वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े थे वो लॉज को एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन सिर्फ 4 लॉज को एक्सप्लेन कर पा रही थी जो कि मास से डील कर रहे थे। मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन जो आखिरी वाला लॉ था जिसको हम लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स या फिर गे-लुसेक्स लॉ कहते हैं, उस लॉ को हम गैसियस वॉल्यूम भी कहते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्योंकि इन्होंने एटम से रिलेटेड चीजें बताई थी पर गैस को इन्होंने इंक्लूड नहीं करा था, है ना। अब वो भी तो एटम से ही बनी हुई है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अपनी थ्योरी के रिगार्डिंग, ठीक है। इसके बाद जो अगली चीज होती है, इनका एक लिमिटेशन था कि जो थ्योरी थी वो क्या चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, साइज, वैलेंसी एक्सेट्रा। डाल्टन ने यह जरूर कहा था कि हर एटम के पास जो अलग अलग एलिमेंट से बने हुए होते हैं वो एटम्स में
हर चीज़ डिफरेंट होती है इन ऑल एस्पेक्ट्स, हमने अभी पढ़ा है, अभी रिसेंटली पढ़ा, लेकिन क्यों होती ये नहीं पता था। वो बाद में जब बोर का मॉडल आया, जब बोर से पहले जब रदरफोर्ड का मॉडल आया और थॉमसन ने मॉडल दिया, जो अभी आप क्लास 9th में तो आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, क्लास 11th में सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो इन सबको। तो उस मॉडल्स के थ्रू, उस एटॉमिक मॉडल्स के थ्रू हमें पता लगा कि क्यों अलग होता है। डाल्टन ने सिर्फ बोल दिया था ये चीज ऐसी होती, लेकिन रीजन नहीं बताया था, तो ये ये ड्रॉबैक था। दूसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन। एटम्स आखिर कंबाइन होते क्यों हैं, अलग अलग क्यों नहीं बैठे रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज थी जो डाल्टन नहीं समझा पाए थे। जाहिर सी बात है, इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी। एटम जहां स्टेबल होते हैं वहां कंबाइन हो जाते हैं, एक सॉलिड रीजन है ना। ओके, तो वो रीजन डाल्टन ने नहीं बताया था। इट डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स, कि भाई अगर कोई एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनके नेचर, जो फोर्स है, जो आयनिक फोर्स से कंबाइन होता है कोई एटम कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन हो रहा है, तो कोई मेटेलिक बॉन्ड से कंबाइन हो रहे हैं एटम्स, ये डाल्टन ने कुछ नहीं बताया था। अब वो कैसे बताता, उसने शुरू में ही तो ये थ्योरी दी थी बेचारे ने, लेकिन फिर भी हमें मीन मेक तो निकालनी है, इंसान की आदत है और वो जरूरी भी होता है ना। अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो वो चीज सुधरेगी कैसे। तभी तो साइंटिस्टों को ये सारी क्यूरीज पता चली कि ये चीज तो बताई नहीं, तो इन पे उन्होंने रिसर्च करी, तो तभी वो लेके आ गए। तो ले देके डाल्टन ने एक बहुत बड़ा एहसान करा कि ये थ्योरी दे दी, जिसकी वजह से साइंटिस्टों ने लिमिटेशन पता करी, उसके बाद रिसर्च कर दी और फिर और चीजें आ गई सामने। तो ये भी हम वो नेचर नहीं बता पाया, ये वाली चीज है ना, ये इस पे थे हम, नेचर नहीं बता पाया। आखिरी चीज थी कि उसने ये कहा था कि जो एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन आपको आज ये बात पता है, बच्चा जानता है कि इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, ड्यूट्रॉन्स भी होते हैं, वो सब एटम से छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हमने 5th पॉइंट पे लिख दी कि एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड into smaller particles like electrons, protons, neutrons, etc. तो ये चीज भी हमारे डाल्टन साहब नहीं बता पाए थे। ठीक है, लिमिटेशन हो गई। अब इन लिमिटेशन को सही करने के लिए एक और थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो इस थ्योरी को अब हमें समझना है। ओके, तो हम बात अब करेंगे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की। तो सबसे पहला पॉइंट था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में कि एटम इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड टू बी इनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब होता है जिसको हम डिवाइड ना कर सके। तो एटम को तो आप डिवाइड कर पा रहे हो, है ना। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट था। कैसे, किस में डिवाइड कर पा रहे हो भाई, तुम इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इसमें तुम डिवाइड कर सकते हो एटम को, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखो आप, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सोडियम है तो सोडियम के सारे एलिमेंट्स होंगे, उनका मास वगैरह सब सेम रहेगा, है ना, यही समझा था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो एक एग्जांपल देखो आपने ये पढ़ा है आइसोटोप्स, पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे सेम एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। जैसे कि कार्बन हमने पिछली वीडियो में समझा था, कार्बन का एटॉमिक नंबर हम सेम लेंगे, लेकिन यहाँ एटॉमिक मास एक में 12 है और एक में 14 है। तो ये क्या आइसोटोप्स है। और यहां पर आप देखो ये जो चीज है बिल्कुल ठीक बैठती है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ये एटम, एक दो एटम है हमारे पास सेम एलिमेंट के, कार्बन के एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट उनका सेम एटम है, मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मासेस भी अलग अलग हो गए, तो बात सही है। फिर बोलते हैं एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव, देखो क्या बोल रहे हैं वो, डिफरेंट एलिमेंट्स अब अलग अलग हो जाएंगे, मे हैव सेम एटॉमिक मासेस। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहां पर आइसोबार्स। अब आइसोबार क्या होते हैं, भार मतलब वजन, आइसो मतलब सेम, तो सेम एटॉमिक मास, लेकिन एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। सही बात है ये भी। कैसे, जैसे आप पोटेशियम को देखो और साथ में आर्गन को देखो, ये एक नोबल गैस है, इन दोनों का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40, जो कि सेम होता है, लेकिन ये एटम तो अलग अलग है। पोटेशियम बिल्कुल अलग है और आपका आर्गन भी बिल्कुल अलग है। फिर उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने, जो 4th पॉइंट है इसको ध्यान से देखो, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल। मतलब वो क्या कहते हैं, होल नंबर भी होंगे, फिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन सिंपल होना जरूरी नहीं है। आपने लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन में पढ़ा था कि जब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, एटम्स कंबाइन होंगे, तो वो फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होते हैं, है ना। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी ये पढ़ा था कि जब ये कंबाइन होंगे एलिमेंट्स तो जो रेशियो होता है वो सिंपल होगा, होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, होल नंबर रेशियो हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, लेकिन सिंपल होना जरूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एग्जांपल हमारे पास, आप कंपाउंड देखो, हमारे पास C6H12O6 है, हमारे पास C11H22O11 है, ये कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इनका मास रेशियो निकालने जाओगे तो सिंपल का आने वाला है फिर ये। तो यहां पर ये पॉइंट भी बिल्कुल सही आया। और आखिरी बात उन्होंने कही, एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कन्वर्ट भी कर देते हैं एक से डिस्ट्रॉय करके दूसरे एटम में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आपकी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ने वाले हैं बर्जेलियस के हाइपोथेसिस को, फिर हम पढ़ेंगे एवोगैड्रो लॉ को। तो अब हम लोग समझेंगे बर्जेलियस हाइपोथेसिस को। एक्चुअल में इसको समझने से पहले आपने पिछली क्लास में और अभी इस क्लास में शुरू में मैंने जब बताया था आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और इससे पहले वाली क्लास में हमने आखिरी लॉ पढ़ा था जो गे-लुसेक्स लॉ, इन दोनों में आपने ये समझा था, गे-लुसेक्स लॉ के अंदर हमने ये देखा था कि जो गैसेस होती हैं दे आर ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और डाल्टन्स के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि एलिमेंट्स व्हेनेवर दे कंबाइन दे ऑल्सो कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो डाल्टन एटम्स की बात कर रहे थे, एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। डाल्टन ने कहा था कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनके सिंपल होल नंबर रेशियो में इन टर्म्स ऑफ एटम्स, है ना, एटम्स बन के एलिमेंट्स बन के कंपाउंड बनाते हैं। और गैसियस लॉ जो था हमारा, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको हम गे-लुसेक्स लॉ कहते थे, उसने ये कह दिया था कि जब गैस कंबाइन होती है तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों चीजों को इंटरमिक्स करा बर्जेलियस साहब ने, ये एक स्वीडिश केमिस्ट थे। तो इनका हाइपोथेसिस था ये कि इन दोनों को कंबाइन करके इन्होंने बताया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मैंने एटम्स पे यहां पर अंडरलाइन की है। एक्चुअल में अब इन्होंने क्या बोला मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। इन्होंने ये कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास 1 लीटर हाइड्रोजन गैस है और 1 लीटर Cl2 की गैस है, बस समझना एग्जांपल से, और मैं टेम्परेचर और प्रेशर को दोनों के लिए सिमिलर रख देता हूं, ठीक है ना। मान लो मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रखा है, STP जिसको हम कहते हैं, जिसमें 25 डिग्री टेम्परेचर होता है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर में मैंने ये ले लिया। तो यहां उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोनों गैसेस में वो सिमिलर होंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन मान लो मैं यहां पर एक और चीज रख दूं NH3, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर नहीं होने वाले, क्योंकि यहां देखो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी कि एक मॉलिक्यूल जो एक कंपाउंड है H हाइड्रोजन का, उसके पास 2 एटम थे, और यहां पर भी 2 एटम थे एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में। लेकिन यहां कितने हैं? ये भी NH3 गैस है, अमोनिया गैस, यहां 4 है, तो यहां नंबर ऑफ एटम्स तो डबल हो जाएंगे। मेरे पास अगर 10 मॉलिक्यूल है, मान लो 1 लीटर गैस में मेरे पास 1 लीटर H2 गैस में 10 मॉलिक्यूल हुए। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मॉलिक्यूल है। इधर भी 10 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इधर भी मैं ले लेता हूं 10 मॉलिक्यूल होंगे, ये भी ठीक है। आपको 2 चीजें समझ में आएंगी, मॉलिक्यूल, देखो स्पेलिंग पे मत जाओ, अभी कंसेप्ट पे जाओ। मेरे पास एक लीटर गैस है सारी के सारी, यहां भी 10 मॉलिक्यूल है, यहां भी 10 मॉलिक्यूल है, यहां भी 10 मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ एटम्स कोई भी बच्चे को आप बोलोगे कैलकुलेट कर लेगा। जब 10 मॉलिक्यूल है तो एक जो मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है उसके अंदर कितने एटम है? 2, तो 10 में कितने होंगे? 20। इधर भी कितने होंगे? 20, ठीक है, नंबर ऑफ एटम सिमिलर है। लेकिन यहां कितने हो जाएंगे? यहां तो 40 हो जाएंगे, सीधे डबल, जबकि वॉल्यूम तो 1 लीटर है। तो ये जो बर्जेलियस हाइपोथेसिस था ये रिजेक्ट हो गया था इस कंसेप्ट को लेके।
क्यों? क्योंकि इन्होंने ये यूज कर लिया था, नंबर ऑफ एटम्स। समझ गए बात को? इन्होंने क्या यूज करा था बर्जेलियस ने? नंबर ऑफ एटम्स। मैंने बहुत समझाया इनको पर ये माने ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं बहुत बेकार मजाक करता हूं, मुझे पता है। तो खैर ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया आपने पता समझ लिया ना, कि मैं अगर इक्वल वॉल्यूम लेता हूं गैसेस की, सिमिलर कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ एटम कैसे कलेक्ट करेगा? किसी गैस के कंपाउंड के पास, मॉलिक्यूल के पास 2 एटम है तो किसी के पास 4 एटम है। अब एक्चुअल में क्या था, यूं समझ लो कि शायद उनको एटम और मॉलिक्यूल के बीच का थोड़ा फर्क कम समझ में आ रहा हो। अब मैंने आपको बताया ना कि उस समय तो ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही थी कि एटम क्या होता है, एटम डिवाइड होता है कि नहीं, नई नई चीजें थी लोगों के लिए। तो हर इंसान से गलती होती थी, लेकिन उन गलतियों से ही चीजें और क्लियर हो जाती थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बेसिक सी चीज, आप सबको पता होना चाहिए एटम और मॉलिक्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। मैं यहां पर लिखता हूं, देखो एटम जो होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which takes part in chemical reaction। पहली चीज, एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना। इट हैव डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से, मैं यहां पर ले लेता हूं आयरन। आयरन एलिमेंट का सिंबल क्या है? Fe। उसका जो एटम है उसको हम Fe बोल सकते हैं, और वो जो एटम है आयरन का, या फिर आप ले लो आर्गन, हीलियम, इनके जो एक एक एटम है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इनको किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ कंपाउंड बनाने की जरूरत नहीं है। यही चीज तो डेल्टन नहीं समझा पाए थे कि एटम कंबाइन क्यों होते हैं। एटम कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं और वो कंपाउंड बना लेते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं हाइड्रोजन लिखता हूं तो हाइड्रोजन अकेला बेचारा स्टेबल नहीं रह पाता, ठीक है। क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो कहीं ना कहीं इधर उधर जाता है। तो ले दे के हाइड्रोजन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हम H2 कहते हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम डिपेंडेंट है ना एक और हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना। तो एटम इंडिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं। डिपेंडेंट कौन था? हाइड्रोजन था। इंडिपेंडेंट कौन थे? ये थे। इनके एटम आपको आर्गन को देखो, आप हीलियम को देखो, आप क्रिप्टॉन को देखो, आप ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं इनके एटम्स, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हाइड्रोजन को देखो, Cl2 को देखो, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो एटम के बारे में समझ में आ गई बात आपको। अब मॉलिक्यूल के बारे में देख लो। अच्छा यहां पर एक चीज लिख देना, यहां पर मैटर को हटा के एलिमेंट लिख देना, वो ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। फिर से पढ़ देते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इट हैव इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक। ये तो चीज हो गई एटम की। मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ध्यान से समझना, ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड which have independent existence, मॉलिक्यूल ये तो हम सबको पता है एटम से कंबाइन होकर बनता है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है किसी एलिमेंट का या फिर किसी
कंपाउंड का। अब एलिमेंट क्यों लिख रहा हूं, जैसे जब तुम हाइड्रोजन बोलते हो तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, H2 होगा। हाइड्रोजन एक गैस है मेरे रूम में, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, ये होगा H2। इसके अंदर हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, हाइड्रोजन गैस की सारी प्रॉपर्टीज होगी। क्लोरीन गैस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन होगा, Cl2। तो आप समझ रहे हो ना बात को। अब मैं अगर H2SO4 लिख रहा हूं, ये एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होगा एक यूनिट निकालूंगा तो H2SO4 की एक यूनिट निकलेगी ना। आप बेसिक समझो, तो इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ये अब किसी पे डिपेंड नहीं, एक बार बन गए स्टेबल बन गए, तभी तो हैं आज हमारे आसपास सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस चीज को, इस लॉजिक का यूज करके एक लॉ आया, जिसको शुरू में तो हाइपोथेसिस कहा गया, बाद में लॉ कहा गया। अच्छा, एक चीज पूछता हूं आपसे, आप लोग बताते तो हो नहीं कमेंट सेक्शन में, फिर भी बता देना अगर देख रहे हो पूरी वीडियो तो, कि थ्योरी, मैं पूछता हूं आपसे ना, थ्योरी, हाइपोथेसिस और लॉ, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बता दो। तुम देखो भी, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछो, अगले लेक्चर में बताऊंगा इसको तुम्हें। ठीक है, अब समझना, ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ी थी, इसके बेस पर जो लॉ आया, बर्जेलियस को हटा के जो लॉ आया, जो हाइपोथेसिस आया, बाद में लॉ हो गया वो, उसको कहते थे एवोगैड्रो लॉ। उसको क्या कहते थे, एवोगैड्रो लॉ। और कुछ भी फर्क नहीं था बर्जेलियस और उसमें, सिर्फ ये फर्क था कि पहले बर्जेलियस ने क्या करा था, नंबर ऑफ एटम्स को यूज करा था, और एवोगैड्रो ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज कर दिया था। तो यहां पर एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग इक्वल, या लिख देते हैं अपन एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। कई बार इसको आप लॉ भी पढ़ोगे, कई बार ये प्रिंसिपल भी रहेगा, सिद्धांत कहते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर and pressure contain equal number of molecules। अब ये चीज अंडरस्टूडेबल है। अच्छा देखो, मेरी टी शर्ट के पीछे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, तो अभी वेबसाइट पे थोड़ा काम चल रहा है, आप लोग ओपन करके देख सकते हो। उसमें एक्चुअल में जो भी लेक्चर है उसके बेस पर क्या आने वाली है, नोट्स आने वाली है हर क्लास की, 9, 10, 11, 12 के जितने भी लेक्चर वीडियो अपलोड होंगे यहाँ पर यूट्यूब पे, उस वेबसाइट पे उसके नोट्स के PDF मिलेंगे। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा, मे बी पॉसिबल 7, 8 दिन, 10 दिन, मुझे कुछ, मैं अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा एवोगैड्रो लॉ, हाइपोथेसिस, प्रिंसिपल, जो भी आपको स्कूल में पूछ ले लिख देने का। इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल देखो, यहां पर H2 ले लेता हूं, अगेन Cl2 ले लेता हूं, अगेन NH3 ले लेता हूं। तो वो पहले ही अब तुम अंडरस्टूड हो चुका होगा, आपको समझ गए होगे कि यहां मैंने 10 लीटर लिया, यहां 10 लीटर लिया, यहां भी 10 लीटर ले ली गैस, तीनों गैस 10-10 लीटर ले चुका हूं मैं। तो वॉल्यूम तो इक्वल है, तो इक्वल वॉल्यूम हो गया। कंडीशन टेम्परेचर की मैंने STP दे दी आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो ये चीज भी हो गई। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है भी, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल होगा कि यहां पर मैं कह सकता हूं 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इधर भी 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे, इधर भी 1000 मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स दोनों में, तीनों में अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, इन दोनों में तो चलो सेम है, क्योंकि यहाँ 1000 मॉलिक्यूल्स है तो 2000 एटम हो जाएंगे, इधर 2000 एटम, लेकिन इधर एटम्स की संख्या 4000 हो जाएगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। ठीक है, गई बात समझ में। यह था आपका एवोगैड्रो लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ के 3 एप्लीकेशंस थी, वो इन शॉर्ट अभी हाल में आपको समझा देता हूं। वो कंसेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में भी उसका कई बार यूज होता है। आगे मोल कंसेप्ट में काफी मजा आने वाला है इस कंसेप्ट का यूज करके पढ़ने में। तो
इसकी एप्लीकेशन हमें समझा देता हूं। अच्छा, एक चीज और समझना, लेक्चर देखते समय आप नोट्स जरूर बनाना। देखो पीडीएफ नोट्स तो जब मिलेंगे वो तो तुम्हारी क्या कहते हैं ना उसको, इजीनेस के लिए है, तुम्हारी आसान तुम्हारे लिए चीजें हो जाए, लेकिन खुद की नोट्स बनाने का एक अलग मजा होता है ना, तो वो अपने आप से आप बनाइए। अब इसकी अगर एप्लीकेशंस देखें, यहां लिख देते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। ले देखें, मतलब इस लॉ से हमने क्या क्या चीजें पता करी। तो ये समझ लो, सबसे पहली चीज हमें एटोमिसिटी का कंसेप्ट पता चला। एटोमिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटोमिसिटी इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which is present in one molecule of substance। डेफिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। एटोमिसिटी की डेफिनेशन है ये, एग्जांपल से समझ लो। क्या बोल रहा है वो? नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का बोल रहा है, किसी एक एलिमेंट की बात कर रहा है, और वो नंबर ऑफ एटम्स आप उस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहां पर ऑक्सीजन की। अब मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, तो मैं यहां पर ऑक्सीजन एलिमेंट मैंने देख लिया, तो मैं यहां ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लूंगा और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यू विल राइट 2। इसी तरह अगर कोई पूछे ओजोन में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है? 3। कोई अगर पूछे कि H2SO4 में ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है? 4। कोई पूछे NH3 में नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 1। सिंपल, समझ में आ गई बात। एटोमिसिटी क्या था, है ना, एवोगैड्रो से हमने ये चीज निकाली थी। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन एटोमिसिटी की हो गई। ठीक है, हम अब इसको और भी डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे, मतलब जब न्यूमेरिकल तुम्हें करवाएंगे ना हम मोल कंसेप्ट के बाद, तब तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह फ्रेम होते हैं वगैरह वगैरह। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज उन्होंने रिलेशनशिप दी थी। किस चीज में रिलेशनशिप दी थी उन्होंने? मॉलिक्यूलर मास एंड वेपर डेंसिटी के बीच में। बस ये याद रखना, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आएगा। मतलब अगर आपके पास किसी गैस की वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, किसी गैस की वेपर डेंसिटी गिवन है, तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद रख लो। मैं फॉर्मूले को ग्रीन पेन से लिख देता हूं यहां पर कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस की बात ही कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू में वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार काम आएगा। कई बार ऐसा होगा कि किसी गैस की आपको वो वेपर डेंसिटी दे देंगे और फिर कुछ अलग अलग चीजें पूछेंगे। अब उसमें उस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी मॉलिक्यूलर मास की, तो वेपर डेंसिटी को हम 2 से इंटू कर देंगे और हमें मॉलिक्यूलर मास का पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होगा मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाएगा, तो अगर मॉलिक्यूलर मास है आपके पास, तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो समझ रहे हो ना, सिंपल चीज है। तो ये तीसरी एप्लीकेशन थी। इसके बाद में एक आखिरी चीज जो हमें इस लॉ से समझ में आई, जो कि प्रैक्टिकली भी हमने करके देखा, जब हमने मतलब इंसानों ने करके देखा। जब मैं बोल रहा हूं हमने, तो इससे मेरा मतलब मत लिया करो इंसान, मतलब हम ही लोग ने जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके देखी चीजें, तो एक लॉ समझ में आया। इसकी एप्लीकेशन में वो लॉ आता है जिसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। तीसरी चीज है ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम लॉ, इसको GMV लॉ भी कहते हैं। कुछ नहीं है लॉ भाई, बहुत आसान। देखो कैसा ये बोलता है कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस is
equal to the weight of its molecular mass in ग्राम। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। कैसे, यहां पर 22.4 लीटर मतलब वॉल्यूम की बात करिए ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द वेट, है ना। हमने ग्राम मतलब वेट में ग्राम ले रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं ग्राम में। क्या मतलब है इसका यार, मैं फिर से तुम्हारे सामने पढ़ता हूं। ये था जीएमवी लॉ कि 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू द वेट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इज इक्वल टू द वेट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्राम। अब इसको तुम और आसानी से एग्जांपल से समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक गैस ले ली N2 और उसका वॉल्यूम मैंने लिया 22.4 लीटर। तो जब मैं इस 22.4 लीटर N2 गैस का वेट लूंगा, इसको तोलूंगा, तो वो इक्वल होगा इसके मॉलिक्यूलर मास से ग्राम में। अब इसका मास कितना होता है, 28 ग्राम। समझ गए आप, मतलब आपने एक कंटेनर में 22.4 लीटर गैस ली नाइट्रोजन की, तो जब आप उस गैस का वेट करोगे तो वो कितना आएगा, 28 ग्राम। इसी तरह और देखो, यहां पर मैं अगर H2 ले लूं 22.4 लीटर, ठीक है, देखो वॉल्यूम सेम है लेकिन अब वेट डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका जब वेट करूंगा तो वो कितना आएगा, सिर्फ 2 ग्राम। तो ये लॉ भी अपने आप में एक बहुत अजीब चीज थी, और यही अभी कंसेप्ट मोल कंसेप्ट के अंदर काम आएंगे। ये सारी चीजें याद रखना जो भी समझाइए, और प्लीज कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना। और हम आज इस लेक्चर को अभी खत्म करते हैं, बाकी हम फिर अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम और भी कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद वाला लेक्चर में मोल कंसेप्ट पे डायरेक्ट आएंगे, है ना। काफी हॉट टॉपिक रहता है, बच्चों में मैंने देखा है बहुत ही डर सा रहता है इस टॉपिक को लेके। तो डरने की बात नहीं है, इस टॉपिक को इन डेप्थ एक से एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। तो टाटा, सी यू अगेन।